हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग ने इससे पहले का वीडियो देख लिए होंगे। ये मेटल और नॉन मेटल्स का जो क्लास 10th का चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट है। और इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, 3 पार्ट, जो कि छोटा छोटा ही है। आप लोग अगर उसको नहीं देखें तो पहले उसको देख लें और फिर उसके बाद ये लास्ट पार्ट देख लें, क्योंकि इस चैप्टर में हम कोशिश किए हैं कि सिंपल वे में आप लोग को पूरे 10th का ये चैप्टर समझा दें। अगर फिर भी कोई तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और आगे की और भी इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अगर आप लोग कुछ चाह रहे हैं तो हमें कमेंट करें, वैसे हम अपने अकॉर्डिंग तो नया चैप्टर शुरू करेंगे ही। तो अगर आपको फिर से मतलब कोई तरह का डाउट हो रहा है किसी पोर्शन में या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट करें, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपना सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो अब नेक्स्ट का जो पोर्शन बचा हुआ है वो हम शुरू करते हैं। इसमें छोटा छोटा जो भी जहाँ पे ट्रिक का यूज है वो हम किए हैं, ठीक है। और यहाँ जो समझाना है कोशिश किए हैं कि आपको बहुत ही अच्छा से समझा दें। तो अगर आप मेरे साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाए। जुड़ना कैसे हैं तो वो तो आपको बता ही चुके हैं। अगर नहीं पता तो आप इसके बगल में ये जो सब्सक्राइब का बटन होगा उसको क्लिक कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आप मेरे से जुड़ जाएंगे और जो भी हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे तो आपके पास वो नोटिफिकेशन जाएगा, आप वो वीडियो देख सकेंगे आसानी से। और कोई डाउट के लिए या जो ये इसका लिंक के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि हम पूरे अप टू डेट रहें तो इसमें हम टेलीग्राम का भी लिंक दे दिए हैं। टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको ये चैप्टर को। तो देखिए चैप्टर में जो हम लोग पढ़ लिए हैं उससे आगे इस बात करने जा रहे हैं। ये चौथा पार्ट है। अगर आप लोग ने उधर पहले का पार्ट नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आके आइएगा, नहीं तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें बात करने जा रहे हैं आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है हम सीरीज के बारे में बात करते हैं, जो कि ये मेटल से मतलब मेटल का जो सीरीज है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, और उस रिएक्टिविटी को हमको याद रखना है। क्योंकि हम पिछले में जो एक एग्जांपल भी पढ़े थे, जैसे 1 मिनट हम आपको अभी दिखा देते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो हम पढ़े थे रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन, इसमें क्या पढ़े थे? व्हेन मेटल रिएक्ट विद साल्ट सॉल्यूशन मोर रिएक्टिव मेटल विद डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। ये तो पता है मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव को, तो लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कौन सा मेटल मोस्ट रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है? उसी चीज को हम पता कर रहे हैं। जो भी इसमें जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखिए इस सीरीज में हमको याद करना, इसके लिए हम एक ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक बताते हैं, जिसके ट्रिक के अनुसार ये पूरा चार्ट याद हो जाएगा। इसके बेसिस पे हम अनुमान लगा सकते हैं कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो देखिए इसमें लिथियम, पोटासियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, एजी मतलब सिल्वर हो गया, और एगो मतलब गोल्ड हो गया। इसके बारे में देखते हैं। तो इससे हम एक ट्रिक है जो आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा ट्रिक, और वो फनी भी है। चलिए देखिए हम इसमें जो ट्रिक का बात करते हैं वो ये है, ध्यान से देखिएगा। लेकर बेटा स्कूटर कार, ना मांग एरोप्लेन, जिंक फ्री आयरन, आयरन का सिंबल क्या है? Fe, जिंक फ्री आयरन, लीड फ्री हाइड्रोजन, कॉपर फ्री सिल्वर एंड गोल्ड। ध्यान से देखिएगा, फिर से बताते हैं, अब नोट कर लीजिएगा इसको। लेकर बेटा स्कूटर कार, ना मांग एरोप्लेन, जिंक फ्री आयरन, आयरन का फॉर्मूला क्या है? ये Fe, ठीक है। जिंक फ्री आयरन, लीड फ्री हाइड्रोजन, कॉपर फ्री सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर Ag एंड गोल्ड का Au। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसी के अनुसार जो सबसे ऊपर का होगा इसे नोट कीजिएगा, सबसे ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा और सबसे नीचे वाला कम रिएक्टिव होगा। इस तरह से डिक्रीज करता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये नीचे आ रहा है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसी के अनुसार हम बता सकते हैं कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा कौन नहीं करेगा। केमिकल्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इसको भी बताए थे कि कौन किसको डिस्प्लेस करता है कौन नहीं करता है। तो कैसे मेटल और नॉन मेटल का है, अगर नहीं देखे जाकर पहले उसको देख लीजिए, फिर इसके बाद ये पार्ट 3 में है।
उसमें देख लीजिए, उसमें जो मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में आगे आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि ये कौन सा मेटल इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्सट्रैक्शन होता है, कौन सा रिडक्शन विद कार्बन होता है, कौन नेटिव स्टेट में रहता है, जो हमेशा मतलब जैसे गोल्ड और सिल्वर नेटिव स्टेट में रहता है, ये ग्राउंड स्टेट में मतलब इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, इसी फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये आगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सट्रैक्शन क्या है, जो वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, मेटल का। उसके बाद हम आयनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आयनिक कंपाउंड है, आपको पता ही होगा, जैसे मैग्नीशियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा, अगर नहीं पढ़े हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम इसके बारे में बता देंगे अलग से। हमको जैसा लग रहा है कि आप लोग को ये पता होगा, यहाँ पे उस चीज़ को नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसका उतना इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में नहीं है। इसमें बस पहले का जो आपको पढ़ा है उसको थोड़ा सा देखना है यहाँ पे। तो देखिए, मैग्नीशियम का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, दूसरे को निकल जाएगा, तो यहाँ पे +2 चार्ज आ जाएगा, मैग्नीशियम केटायन हो जाएगा। फिर क्लोरीन होगा, क्लोरीन क्या होगा, इसमें 281 का कन्फिग्रेशन रहता है, इसमें ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये -चार्ज आ जाएगा दूसरे से लिया तो 288। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया कमेंट कीजिए, फिर से हम अलग इस वीडियो इस पर भी बता देंगे। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैग्नीशियम और क्लोरीन दोनों ये आयनिक कंपाउंड बनाता है, आयनिक कंपाउंड MgCl2 बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बन गया। अब देखिए आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड आपको याद रखिए, बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ये समझे, इसीलिए हम नोट्स करवा रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है। ये बस ये पॉइंट लिखना है आपको एग्जाम में, डायरेक्ट आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, फिजिकल नेचर सॉलिड हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिजिकल नेचर इसका ये है कि ये आयनिक कंपाउंड होगा, सॉलिड होगा और हार्ड होता है। क्यों होता है हार्ड? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। दोनों के बीच में जो ये एनायन और केटायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हार्ड होता है या स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए ये सॉलिड और हार्ड होता है। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसके पास है जैसे ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। दोनों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा होता है, और ये इसको ब्रेक करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अमाउंट में एनर्जी चाहिए। हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग आयनिक अट्रैक्शन। तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड करता है, हीट एनर्जी देंगे तब जाके ब्रेक होता है। सॉल्युबिलिटी हो जाएगा, ये वाटर में सोल्यूबल होगा, इनसोल्यूबल होगा केरोसिन और पेट्रोल में। केरोसिन और पेट्रोल में इनसोल्यूबल होता है आयनिक कंपाउंड, और वाटर में देंगे तो सोल्यूबल हो जाएगा। जैसे NaCl भी आयनिक कंपाउंड है, नमक साल्ट जो पानी में घुल जाता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये जब ये एनायन के फॉर्म में होगा, आयनिक कंपाउंड इज सॉलिड स्टेट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब ये सॉलिड स्टेट में होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ये आप याद रखिएगा। जब ये आयनिक फॉर्म में होगा तो नहीं करेगा, जब ये आयन के फॉर्म में होगा दोनों अलग अलग, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो क्या कब नहीं करेगा? जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड में रहेगा तो नहीं करेगा, जब आयनिक फॉर्म में रहेगा तो करेगा। रीजन क्या होता है इसका? रीजन क्या है यहाँ पे देख लीजिए इसका रीजन। आयंस कैन नॉट मूव ड्यू टू रिजिड सॉलिड स्ट्रक्चर। मतलब आयंस जो होगा, आयंस कैन नॉट मूव ड्यू टू रिजिड सॉलिड स्ट्रक्चर। जब ये सॉलिड में रहता है, सॉलिड स्ट्रक्चर के कारण मूव नहीं कर पाता है। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन। जब ये मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, एक्वस स्टेट में, तो ये आयंस के फॉर्म में आ जाता है। आयंस के फॉर्म में आएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, जब ये सॉलिड स्टेट में रहेगा तो मूव नहीं करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। रीजन सॉलिड होने का रीजन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों के बीच में कौन सा सॉलिड अट्रैक्शन रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोग को ये तो बता दिए हैं, आपको हम ओर के बारे में, ओर और एक्सट्रैक्शन के बारे में बताते हैं क्या है ये। देखिए, ओर को जो हम ओर से मेटल को कैसे निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि अर्थ में ये क्या कहते हैं, ये चैप्टर ये तो बता दिया आपको। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल। मेटल कहाँ कहाँ मिलता है? तो मेटल हमको जो है, मेटल जो होगा ये मिनरल्स और दो फॉर्म में मिलता है। ऑकरेंस ऑफ मेटल ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये मिनरल्स और ओर्स
तो मिनरल्स क्या हो जाएगा, नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंस है इन द अर्थ क्रस्ट इन विच मेटल्स ऑकर। मतलब अर्थ क्रस्ट में जो भी नेचुरली ऑकरिंग केमिकल्स होगा जिससे में मेटल होगा, सिर्फ होगा, उसे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते ये हम नहीं कह रहे हैं, इसमें मेटल प्रेजेंट होगा तो उसको हम मिनरल्स कहेंगे। लेकिन इट इज द मिनरल, ये क्या है, ये मिनरल्स हो गया। अब इसमें से जो मिनरल्स होगा, मिनरल्स जिस मिनरल्स में से सब में मेटल होगा तो वो सब जिसमें भी मेटल्स हो जाएगा नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंस उसको मिनरल्स कहेंगे। और जिस मिनरल में से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सब में से नहीं कर सकते हैं, जिसमें से कर सकते हैं उसको हम ओर कहेंगे। और वो मिनरल्स हो गया जिससे हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इट इज द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। एग्जाम्पल बॉक्साइट और हो गया, हेमेटाइट हो गया। बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम निकाल सकते हैं, मेटल्स है। हेमेटाइट से हम आयरन निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मिनरल्स और में डिफरेंस क्या है। मिनरल्स और ओर्स में, मिनरल्स सब होता है और मिनरल्स हो सकता है, लेकिन मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकता है, सब मिनरल्स। ठीक है, मतलब जितना भी ओर है सब मिनरल्स है, लेकिन जितना भी मिनरल्स है सब ओर्स नहीं है। बॉक्साइट और एल्युमिनियम, हेमेटाइट और आयरन, समझ में आ गया। अब इससे आगे हम देखते हैं ये कंसंट्रेशन, और से कैसे कंसंट्रेशन करते हैं, क्या कंसंट्रेशन होता है, उससे कैसे मेटल हम निकालते हैं। तो देखिए, और हो गया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब हुआ रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम पाउडर। जो मिनरल्स होगा पाउडर वाला, उससे जो हम इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देंगे तो वो कंसंट्रेशन हो गया, एक प्रोसेस है। सेपरेशन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड द गैंग पार्टिकल। गैंग मतलब इम्प्योरिटीज है, जैसे गैंग पार्टिकल्स मतलब इम्प्योरिटीज पार्टिकल्स होगा, गैंग वर्ड्स का मतलब क्या हो गया, इम्प्योरिटीज। ठीक है, अब इसमें सेपरेशन हम करके कैसे मेटल्स निकालते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सेपरेशन हम करते हैं तीन तरह से, जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। बताए थे तभी कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव है, कौन सा लो है और कौन सा मीडियम है। ठीक है, हाई लो मीडियम। यहाँ पे जो हम तभी बोले थे आपको कि बाद में समझ में आएगा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाला रिडक्शन ऑफ यूजिंग कार्बन फाउंड इन नेटिव स्टेट, ये अभी वही समझ में आएगा। मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है पता चल गया यहाँ से, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव कौन कौन सा, वहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसे देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन और, जब इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे मोल्टेन और से तो प्योर मेटल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कौन सा मेटल को हम इलेक्ट्रोलाइसिस से मेटल निकाल सकते हैं, तो ये हो गया। इतना मेटल को हम इलेक्ट्रोलाइसिस से मेटल निकाल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस लिखे थे। जिसको हम रिडक्शन यूजिंग कार्बन से रिड्यूस करेंगे रिडक्शन करवाएंगे, वो हो जाएगा ये सब मेटल। ठीक है, जितना लिखे यहाँ पे। फाउंड इन, जो हमेशा एक ही स्टेट में रहता है, नेटिव स्टेट में, मतलब यही स्टेट में मिलेगा ग्राउंड स्टेट में, तो ये हो जाएगा फाउंड इन नेटिव है। एजी और एओ, सिल्वर और गोल्ड, ये हमेशा उसी स्टेट में रहता है। अब आगे देखते हैं इसमें देखिए, ये समझ के इलेक्ट्रोलाइसिस से कौन सा होगा प्योर मेटल। आप लोग को बस अभी यही जानना है, ज़्यादा डिटेल्स में जानने के लिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग को ये बहुत अच्छा डिटेल से आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, तो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी Zn, Fe एंड Pb हो गया, Zn हो गया, Fe हो गया, Pb हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा कार्बोनेट और ZnCO3, इसको हम जिंक कार्बोनेट कहते हैं, कार्बोनेट और ये हो गया। और तो पहले से याद रखिएगा और होता क्या है। सल्फाइड और ZnS क्या हो गया, तो ये जिंक सल्फाइड हो गया ZnS। ठीक है, और कार्बोनेट को कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, दो वर्ड यहाँ पे आया, कैल्सिनेशन हो गया, रोस्टिंग इसके बारे में हम अलग से बता रहे हैं कि क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए, हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ, जब अब्सेंस ऑफ एयर में, एयर के बिना, अब्सेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ एयर, जब हम एयर के अब्सेंस में हीट करते हैं तो वो कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है। जब प्रेजेंस, एयर के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो उसको हम रोस्टिंग कहते हैं। ये वर्ड थोड़ा समझ में, आगे भी थोड़ा इसको भी डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे ये क्या है। अब ये दोनों यहाँ तक प्रोसेस करने के बाद जब हम, ये ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बनेगा,
इसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बन गया। ऑक्साइड ऑफ मेटल को जो हम रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन टू मेटल यूजिंग कार्बन, यहाँ पे रिडक्शन टू मेटल यूजिंग कार्बन जो बताए थे, इसमें मेटल को हम रिड्यूस करेंगे कार्बन से, यहाँ बताया रिडक्शन यूजिंग कार्बन, ठीक है, रिडक्शन यूजिंग कार्बन, तो कार्बन से रिड्यूस कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हम इसको प्यूरिफिकेशन मेटल हम निकालते हैं, यही एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। और लास्ट हम देखते हैं ये जो नेटिव स्टेट में रहता है Cu और Ag, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, जिसको ऐसे नेटिव स्टेट में ऐसे ही छोड़ देते, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये रिएक्टिव नहीं होता है, लगभग नहीं के बराबर। तो सल्फाइड और जब इसका सल्फाइड और बनेगा, सल्फाइड और जैसे कॉपर फेरस सल्फाइड हो गया, कॉपर सल्फाइड हो गया, Ag सल्फाइड हो गया, ठीक है। ये तो इसको जो हम क्या करेंगे, रोस्टिंग किसके लिए करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो रोस्टिंग करेंगे सल्फाइड और ओनली, सिर्फ सल्फाइड और के लिए हम रोस्टिंग करते हैं, ठीक है। रोस्टिंग करने के बाद मेटल ऑक्साइड बनेगा, फिर मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन करेंगे, कार्बन के द्वारा रिड्यूस करेंगे तो मेटल बन जाएगा जो कि इम्प्योर फॉर्म में रहेगा। फिर उसको हम रिफाइनिंग करेंगे, रिफाइनिंग करने के बाद प्योर मेटल फॉर्म में आ जाएगा, ये प्योर मेटल फॉर्म हो गया, ठीक है। इसी तरह हम जाके मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। आप लोग को 10th में बस इतना ही पढ़ना है, इससे आगे डिटेल्स में पढ़ने के लिए आपको क्लास जंप करना पड़ेगा, तो क्लास जंप मत कीजिए, इसी तरह पढ़ के जाइए, 10th का बोर्ड दीजिए, उसके बाद आगे डिटेल्स में पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये आपको डिफरेंस पूछा भी जाएगा एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा, इस तरह ही लिखिएगा, कैल्सिनेशन रोस्टिंग को इस तरह से नोट ये कर लीजिएगा, दोनों का डिफरेंस। इट इज डन फॉर द कार्बोनेट्स और, कैल्सिनेशन किसके लिए, कार्बोनेट और के लिए कहा जाता है। हीटिंग और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम ओर्स को हीट करते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में, या ऑक्सीजन की जगह एयर भी लिखते हैं, तो एयर का मतलब ऑक्सीजन ही हुआ वहाँ पे, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्सिनेशन हो जाएगा। CO2 गैस रिलीज हो जाता है इसमें और मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल हो गया ZnCO2, ये सॉलिड स्टेट में होगा, हीट करेंगे ZnO सॉलिड स्टेट में CO2 गैस रिलीज हो जाएगा, कैल्सिनेशन हो गया। रोस्टिंग के बारे में देखेंगे, इट इज डन फॉर द सल्फाइड ओर, ये सल्फाइड ओर के लिए होता है, ये कार्बोनेट ओर के लिए, सल्फाइड ओर के लिए। हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ये इसको हम सल्फाइड और को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम हीट करेंगे तब जाके ये रोस्टिंग प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। इसमें SO2 गैस रिलीज हो जाता है, मेटल ऑक्साइड ओपन हो जाता है, इसमें उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें SO2 गैस रिलीज हो जाता है, ये दोनों डिफरेंस है, आपको याद रखना है। एक लास्ट में ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 पॉइंट आप लोग को लिखना है। ZnS मतलब जिंक सल्फाइड हो गया, ये जिंक सल्फाइड को जो हम ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर हीट करेंगे, क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, उसके बाद SO2 गैस रिलीज हो जाएगा।